जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो ईमेल पढ़ने लगा हूँ ये जनाब 26 अगस्त की है। और 26 अगस्त को भेजी जाने वाली तमाम ईमेल्स कोशिश करते हैं आज पढ़ने की। और इसके अलावा वो दोस्त जिन्हें पता नहीं है कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है, कौन सी ईमेल पे आपने रब्ता करना है, तो वैसे तो ईमेल जो हैं उनकी तादाद माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है कि अगले 10 दिन में भी ख़त्म हो जाएँ तो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप मैसेज करना चाहें तो आप देश और परदेश .com वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन में आप जाकर मैसेज भेज सकते हैं। तो ये जनाब वेबसाइट के थ्रू जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहली जो ईमेल है इन्होंने लिखा जी कि मेरा नाम और मेरे कंट्री का नाम मत लें आप, तो इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा। और इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि आप, आगे उन्होंने कंट्री का नाम लिखा है, उधर से यूरोप, फ्रांस और पुर्तगाल के किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं विदाउट वीज़ा। और ये जो आपने देखें सवाल पूछा है, तो मैं कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी का जो है वो आपको ना कोई एडवाइस करूँगा और ना इसके बारे में किसी किस्म का आपको मशवरा दूंगा, बल्कि मैं आपको स्ट्रिक्टली जो है मना करूँगा कि कोई भी आप गलत काम करने से गुरेज करें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़ाहिर है फिर आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को जो है उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आगे आपने कुछ और भी पूछा है, तो मेरी आप तमाम वीडियोस में देख लें, मैं कभी भी किसी को इलीगल एडवाइस नहीं देता, ना ही मैं कभी रिकमेंड करूँगा कि आप कोई इलीगल काम करें। आगे हैं जी इफ्तिखार साहब। और इफ्तिखार साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। दिल भाई, आपको मैं पिछले 6 माह से फॉलो कर रहा हूं। भाई, मैं इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के शोबा से वाबस्ता हूं। मुल्की हालात में कंस्ट्रक्शन के शोबा से वाबस्ता लोग इंतहाई परेशानी और कंपलसरी, और शायद इन्होंने कसम पुरसी लिखना होगा, यहाँ पे कंपलसरी लिखा है इन्होंने, और मुश्किलात से दो चार है। मेरे पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट और गुज़श्ता 4 साल से टैक्स गोशवारे जमा करवा रहा हूँ। लीगल कंसल्टेंट भी नहीं मिल रहा। मोहतरम जनाब, मैं रोज़गार के लिए किसी भी यूरोप के मुल्क में आना चाहता हूँ। बराए करम खुदारा रहनुमाई फरमा दीजिए, आगाज़ कैसे करूँ? बराए करम जवाब ईमेल के ज़रिए दीजिएगा। फेसबुक पर अक्सर आपकी वीडियोस नहीं देख सकता। सारी ज़िंदगी आपके बुलंद इकबाल और उम्र दराज के लिए दुआ गो रहूँगा, जज़ाकल्लाह। और ये इन्होंने आगे अपना राब्ता नंबर लिखा है। देखें सर, अगर आप फेसबुक पे नहीं देख सकते तो ये वीडियो जो हैं ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही अपलोड की जाती हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि किसी से भी डायरेक्टली कांटेक्ट ना करूं। ना मेरा सर कोई ऑफिस है, ना कोई कंसल्टेंसी ऑफिस है, ना मैं कभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट, किसी इमिग्रेशन लॉयर, किसी 2 नंबर एजेंट के पास आप जाएं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर जिन लोगों का कोई सिलसिला बन सकता है तो मेरी वजह से मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत उन्हें गाइडलाइन देने की, कि आप ये कुछ करके जैसे हमने किया, तो अपने एक्सपीरियंस से या उन सब लोगों के एक्सपीरियंस के साथ जो रीसेंट जो हैं वो चाहे वो वीज़ा है, रेजिडेंस कार्ड है या पासपोर्ट है, तो वो किसी भी हवाले से उन्हें अगर सक्सेस मिली है उनको सामने बिठा के, तो कोई चीज़ जो है वो राज में नहीं रखी जाती। कभी नहीं कहा जाता कि जी अब जो है मज़ीद मालूमात के लिए आप जनाब हमसे इस नंबर पर रब्ता करें, या हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं, या हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें जिसकी इतनी फ़ीस है। और ना ही कभी ये कहा है कि जी आप हमारा चैनल जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम ही अलग चल रहा है, जो कि खैर मैंने कहीं और पे भी नहीं देखा अभी तक। तो नहीं मुझे पता कि अगर कोई और बंदा भी मेरी तरह काम कर रहा हो, तो सब जो है वो अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो बहरहाल सर, सारी वीडियोस में यही बताता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं कहीं पे, अगर आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर है, तो फिर कोई ना कोई सिलसिला बन सकता है। इसके अलावा अगर आप 100% कहते हैं जी मैंने टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपकी बेस होनी चाहिए। वैसे तो मैं कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए,
लेकिन जब आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो उसका आपका टूरिज़्म का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। आप किसी दूसरे ममालिक में बतौर टूरिस्ट जो हैं वो अगर गए होंगे तो फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, लेकिन सब कुछ करने के लिए ज़ाहिर है आपके अकाउंट में अच्छे पैसे होने चाहिए, आपके अच्छे एसेट्स होने चाहिए, और इसके अलावा आपका कोई अगर फैमिली वगैरह हो, जैसे बीवी बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ये इंटेंशंस प्रूव करती हैं कि आप वापस अपने मुल्क में आ सकते हैं, तब ही एम्बेसी ने वीज़ा देना है। अदरवाइज़ अगर आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, आपका कोई बिज़नेस नहीं है, आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है वो सीधी सी बात है कि यह बंदा यहाँ से भाग रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये इस वक्त निचली जो रैंकिंग है उसमें ये चौथे नंबर पर है, तो उससे आप अंदाज़ा कर लें। और किसी भी मुल्क का जो पासपोर्ट है उसकी जो रैंकिंग है वो इस हिसाब से तय होती है कि इस मुल्क के पासपोर्ट पर आप कितने ममालिक में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। तो अगर आप पुर्तगाल के हवाले से पूछते हैं तो पुर्तगाल का जो है वो 187 पर है, जबकि पाकिस्तान का जो है वो नीचे से चौथे नंबर पर है। तो बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। तो ये थी जी ईमेल इफ्तिखार साहब की। इसके बाद अगली ईमेल है जी बीनिश की, और इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, रियली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टू हेल्प पीपल, आई वांट सम सजेशंस फ्रॉम यू, वी आर अप्लाइंग Schengen visa for Czech Republic from Islamabad, Pakistan, I want to know that for visa purpose dummy airline tickets will be enough or is it necessary to attach original tickets, one thing more because our 4 kids will also with us, so which documents will prefer for showing relationship such as B form or FRC or child birth certificates, I will be thankful for your kind response, सलाम। तो वालेकुम सलाम जी बीनी जी, आपका जो सवाल है सबसे पहले जो डमी टिकट्स का है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि ये डमी टिकट्स का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और सीधा सीधा आप ट्रैवल टिकट्स की जो है वो रिज़र्वेशंस लगा सकते हैं साथ अपनी या अपनी फैमिली की। तो रिज़र्वेशन पे किसी किस्म का कोई पैसा नहीं खर्च होता, आप अपना ट्रैवल प्लान दे रहे हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि आपने कोई किसी किस्म का कोई भी ऐसा बोगस काम करना है। तो एनीवे मुझे नहीं पता ये टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये जो डमी टिकट्स कहा जाता है। जब भी आप 100% जो है वो कंफर्म्ड, चाहे वो रिज़र्वेशन ही हो, तो उसकी आप रिज़र्व करवा के आपके नाम पे वो हो जाती हैं और इस पे 1 रुपया खर्च नहीं आता। तो उसके आप प्रिंट आउट लें अपने ट्रैवल एजेंट से, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो है ये कंफर्म टिकट्स भी ले सकते हैं। अब कंफर्म टिकट्स आप कहेंगे जी हमारा कल को वीज़ा ना लगा, तो दील साहब ने हमें मशवरा दिया था कि जी आप कंफर्म टिकट्स लें, और हमारे साथ 4 बच्चे थे, 2 हम थे, 6 लोग थे, और पाकिस्तान से मेरा ख्याल मोर और लेस कोई 3-4 लाख की शायद आजकल जो सिचुएशन चल रही है, शायद वन वे ही टिकट इतने की बने और रिटर्न शायद इससे भी महंगी हो जाए। तो मकसद ये कि अदील साहब ने हमें मरवा दिया, उन्होंने कहा था कंफर्म टिकट्स लेना। तो कंफर्म टिकट्स का फ़ायदा ये होगा, पहले मैं फ़ायदा बता दूं कि इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है, चाहे वो आपकी होटल बुकिंग है, चाहे आपकी ये ट्रैवल टिकट्स हैं, इसके अलावा अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह हैं, तो हर चीज़ की अगर आपकी कंफर्म टिकट्स होंगी, आपका कंफर्म ट्रैवल प्लान होगा, जो कि आप अपने कवरिंग लेटर पे भी लिख सकते हैं कि जी ये हमारा प्लान है और इस हिसाब से हम जा रहे हैं, तो इसका उतना अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि जी आप वाकई अपना जो आपका मकसद है जाने का वो बिल्कुल 100% ट्रू है। अच्छा, तो आप ख़र्चे से कैसे बच सकते हैं कि खुदा न खास्ता इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। देखें, टिकट्स तो आपने लेनी है, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो मतलब ये कि आप अगर 6 लोग जा रहे हैं तो टिकट्स तो आपने बाय करनी ही करनी है, इन केस आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। तो उस पर भी ज़ाहिर है ख़र्चा तो आएगा टिकट्स पे। तो मकसद ये कि आप हिम्मत रखते हैं इतने पैसे स्पेंड करने की, तो फिर उसका मेरे पास हाल यही होता है कि मैं सबको ये कहता हूँ हमेशा कि आप 100% जो है ये रिफंडेबल टिकट्स लें, और ये आप अपने ट्रैवल एजेंट को भी बता सकते हैं, और ये आप ख़ुद, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर माशाल्लाह आपके फैमिली के 6 लोग हैं तो मेरा ख्याल आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा बैंक का, तो आप उस एयरलाइन की टिकट ख़रीदें जिसमें लिखा होगा
कि ये आप 100% जो है इसका रिफ़ंड ले सकते हैं। और मैं ख़ुद भी जब तक ये वीज़ा वगैरह के सिस्टम में होता था तो तब भी मैं 100% जो है ये रिफ़ंडेबल टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ करता था। और आपने कोई भी टिकट जो है ये थर्ड पार्टी से नहीं लेनी। थर्ड पार्टी से मुराद, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, सपोज़ आप कायाक पे जाते हैं, सपोज़ आप skyscanner.net पे जाते हैं, या आप गूगल पे जाते हैं और आगे आपको कोई भी ई ड्रीम्स टाइप कोई भी आपको वेबसाइट मिलती है, तो वहाँ पे वहाँ से आपने ये टिकट परचेज़ नहीं करनी। आपने डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट परचेज़ करनी है, चाहे वो टर्किश एयरलाइन है, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइन है, चाहे वो इतिहाद है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी, कतर एयरवेज़ हुआ, कुवैत एयरवेज़ हुआ, तो इस तरह की कोई भी एयरलाइन जो है उनकी डायरेक्ट आप वेबसाइट से 100% आप रिफ़ंडेबल वाली टिकट्स देखें। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने अच्छी तरह पढ़नी है। अगर नहीं समझ आती किसी से पूछ लें आप, तो फिर वो आप ख़रीदें। उसका फ़ायदा फिर ये होगा, इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो आपके सिर्फ एक क्लिक पर आपकी सारी रकम जो है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगी। एक फ़ायदा आपको बता रहा हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन में इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रेशन जाएगा कि आपने 100% जो है अपना ट्रैवल प्लान जो है वो कंप्लीट कर लिया, और आपने टिकटें जो हैं वो भी आपकी कंफर्म्ड फ़्लाइट टिकट्स हैं, तो उनकी आप साथ में कॉपीज़ वगैरह लगाएंगे। और जिस क्रेडिट कार्ड से आपने पे किया है आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं कि जी हमने तो ये इसके पैसे पे कर दिए हैं। अब खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो ये आपकी सारी जो है रकम जो है ये वापस आ जाएगी। और दूसरा, आपने जो लिखा कि जी बे फॉर्म लगाया जाए, FRC लगाया जाए, बर्थ सर्टिफिकेट लगाया जाए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड अगर मुझसे पूछेंगे तो आपके जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग से जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये मोस्ट मेरे हिसाब से रिकमेंडेड होगा। तो बाकी FRC भी लगा दें, और बे फॉर्म लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो कुछ चीज़ों का जो जवाब है वो डिटेल में देना ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हर एक को डिटेल में ही जवाब दिया जाए, तो जब तक आप डिटेल में नहीं बताएंगे तो किसी भी एक छोटी सी चीज़ की भी वो बाज़ दफ़ा समझ नहीं लगती। अगर बिल्कुल मैं मुख्तसर सा जवाब दे के आपको ये कह दूँ जी 100% आप कंफर्म टिकट लें और बाद में कैंसिल करवा दें, तो ये सारा मैंने आपको थोड़ा सा जवाब लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन ये आपको डिटेल से बता दिया है। तो ये थी जी बीनिश की ईमेल। इसके बाद हैं जी सलमान साहब। सलमान साहब लिख रहे हैं, हेलो सर, आई नीड योर असिस्टेंस, आई गॉट द विजिट वीज़ा, आई विल कम टू पोर्चुगल, कैन आई स्टे देयर एंड अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। तो सलमान साहब, आप जनाब फौरी तौर पे हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल वो ज्वाइन करें। जहाँ पे आपको जिस चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही आप प्लीज़ एक पोस्ट लिखिए, मैं नहीं जवाब दूंगा तो हमारी दूसरी एडमिन टीम के मेंबर्स आपको जवाब देंगे। उस ग्रुप में दूसरे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो आपको अपनी अकल समझ के हिसाब से जवाब देंगे और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरी असिस्टेंस आपके लिए यही है। और एक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखिए जिसमें हमने पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड लेने का तरीका बताया, तो वो मेरे YouTube के पेज पे है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड पे अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ये थी जी सलमान साहब की ईमेल। इसके बाद अगली ईमेल है ईमोन इस्लाम की। इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम, इफ़ चेंज माई होम कंट्री पासपोर्ट डेट ऑफ बर्थ कैन आई आल्सो चेंज इट इन माई Portugal TRC card and driving license? Yes, Mr. or Miss, I don't know, Imon Islam. Of course, you can with your original birth certificate or on your original passport, you can modify your date of birth on your TRC or your driving license. And let's move towards next email. Ahmed Gujar साहब ये लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मेरे कुछ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स शेंगन यूरोप में सिटीज़न हैं। अगर मैं उनसे स्पॉन्सर लेटर से यूरोप आ सकता हूं, और क्या आगे मैं पुर्तगाल में आकर फिर अपना TRC कार्ड का प्रोसेस कर सकता हूं? इससे उन स्पॉन्सर सिटीज़न को कोई मसला तो नहीं होगा? प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन यूट्यूब। तो अहमद गुजर साहब, मैं जनाब खुद स्पॉन्सरशिप लेटर पे आया था, जर्मन स्पॉन्सरशिप लेटर था और मेरा तीसरा जर्मन वीज़ा था। और जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था अभी ये 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई है, और बड़ी हमारी कोई घंटा डेढ़ बात होती रही है। तो मकसद ये
कि उनको किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ और ना होगा। उसकी वजह ये है कि पुर्तगाल में अगर आप इमिग्रेशन ले रहे हैं तो ये एक आप लीगल काम कर रहे हैं, आप खुदा ना खास्ता कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ना मैंने आज तक सुना कि कभी किसी के साथ खुदा ना खास्ता किसी किस्म का मसला हुआ है, एक बात। और दूसरा, जो आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लिखा है, ये बिल्कुल मैं जनाब सबको रिकमेंड ही यही करता हूँ कि अगर आप यूरोप आना चाहते हैं और अगर आपका कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर यूरोप में है तो उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाएं। तो उससे एक तो रीज़न बनती है कि जी आप किस वजह से आ रहे हैं, ज़ाहिर है अगर आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं। और दूसरा, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपने लाजमी ऐड करनी है कि आपके पास कोई वैलिड रीज़न भी होनी चाहिए। और रीज़न क्या हो सकती है ये अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्यों अपने फैमिली मेम्बर से या अपने किसी फ्रेंड से मिलने क्यों जाना चाहते हैं। तो ये था जनाब अहमद साहब आपके लिए रिप्लाई। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अगली ईमेल की तरफ। और इन्होंने लिखा जी, काइंडली हाइड माय आइडेंटिटी। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय प्रीवियस मेल। मैंने भाई से लास्ट मेल में क्वेश्चन किया था, अकॉर्डिंग टू माय एजुकेशन व्हाट कैटेगरी वुड यू सजेस्ट मी फॉर अप्लाइंग वीज़ा फॉर पोर्चुगल। मुझे विजिट पे आना चाहिए या फिर किसी और कैटेगरी में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो सर, आपकी अब पुरानी ईमेल का आपने रेफरेंस लिखा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ये नहीं मुझे अब समझ आ रही कि आपका वो सारा जो पिछली ईमेल थी उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या था, या तो आप मुझे एज ए रेफरेंस वो साथ में ऐड कर देते। तो अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। मैं सिंपली यही कहूँगा कि जिसका आपको अब बेहतर लगता है, क्योंकि आपकी ईमेल से मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और अगर एजुकेशन का कुछ लेना देना है, इसमें कोई स्टडी बेस्ड है तो उसको करें। सॉरी टू से मुझे ईमेल की वजह से बिल्कुल नहीं पता। आपको तो ज़रूर पता है क्योंकि आपको मैंने रिप्लाई किया हुआ है। लेकिन सर, मेरे पास तो इधर 100 मोर देन 100 जो ईमेल्स हैं अभी आगे भी हैं। तो इसलिए मैं बाय नेम या सिर्फ इस मैसेज से आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई कुडंट रिप्लाई यू वेरी क्लियरली वट एवर यू वांट टू नो। अगली ईमेल है जी अनाया की। इन्होंने लिखा जी, हेलो हाउ आर यू व्हेन फैमिली फिंगर अपॉइंटमेंट आर ओपन। तो फैमिली फिंगर अपॉइंटमेंट ये मुझे समझ नहीं आई अनाया जी। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा करें। तो पता नहीं अब आपने फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट की बात की है कि फैमिली रियूनियन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कब से अवेलेबल होंगी। लेकिन ये फिंगर जो आपने लिखा है ये शायद आप बायोमेट्रिक की बात कर रही हैं। तो इसका देखें, अपॉइंटमेंट्स की बिल्कुल किसी के पास कोई इसका नॉलेज नहीं होता सिवाय सेफ के। सेफ ने ही ओपन करनी होती है अपॉइंटमेंट। जब वो चाहें वो अपॉइंटमेंट ओपन कर सकते हैं, जब चाहें क्लोज़ कर दें। तो ये ईमेल जो है ये पढ़ी जा रही है जी 28 अगस्त की, अब शुरू हो चुकी हैं। तो ये थी जी अनाया की ईमेल। इसके बाद अगली ईमेल है जिया की और इन्होंने लिखा है, हाय हाउ आर यू, आई वांट टू नो दैट आई हैव रेजिडेंसी कार्ड एंड पाकिस्तान नेशनलिटी। इफ़ आई वांट टू गो टू एक्वाडोर आई नीड वीज़ा, ई वीज़ा और एंट्री फ्री। जिया जी, जहाँ तक आपकी ईमेल की बात है, देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट है अगर आपके पास तो उसके लिए आपको एक्वाडोर का वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि कौन सा कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है। अगर आपने पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड की या किसी भी यूरोपियन रेजिडेंसी कार्ड की बात की है तो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये जहन में रखें, मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर रहा, मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ कि आपका वीज़ा जो है ये ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है यूरोप का। लेकिन ये कंफर्म नहीं मैं बता रहा। मेरी आदत है कि जिस चीज़ का मुझे 100% श्योर ना हो तो मैं कभी भी आपको वो कभी भी नहीं बताऊंगा ऐसे। अगली ईमेल है जी इमरान साहब की। ये लिख रहे हैं, सर मैंने 2015 में 3 शेंगन वीज़ा अप्लाई किए। नेदरलैंड रिफ्यूज़, चेक रिपब्लिक रिफ्यूज़, बुल्गारिया रिफ्यूज़। क्या अब मैं न्यू पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा अप्लाई करूं तो प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की वजह से न्यू वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा? क्या 2015 के प्रीवियस रिफ्यूज़ल शेंगन सिस्टम में शो हो जाते हैं? तो बड़ा जनाब आपने ज़बरदस्त सवाल किया इमरान साहब, क्योंकि इसमें जो मोस्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये लिखा है कि अब मैं नए पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा अप्लाई करूं। सर जी, आपको नया पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत ही क्यों है, मुझे ये बताएं।
शेंगन का जो सिस्टम है ये एक सिस्टम है, ये 27 कंट्रीज जो हैं ये सब का एक सिस्टम है। आप अगर क्रोएशिया का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो उसको सिस्टम में जो है, जब जिसको भी आपने वीज़ा की एप्लीकेशन देनी है, तो जब उसने वीज़ा अप्रूवल आपको देनी है तो उसने बाकी जो शेंगन कंट्रीज़ हैं उनका भी, उनकी तरफ से भी, पूरे शेंगन की सिस्टम की तरफ से आपको अप्रूवल मिलती है, फिर आपको वीज़ा इशू किया जाता है। तो आप चाहे 10 पासपोर्ट बनवा लें, आप चाहे 20 पासपोर्ट बनवा लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं जी मेरे पहले पासपोर्ट पे जी वो रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग गई है, या कुछ कहते हैं कि जी उस पर स्टैंप नहीं लगी थी तो मैं नया पासपोर्ट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। पासपोर्ट नंबर से किसी भी सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं है। मेन सिर्फ और सिर्फ आपका नाम प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें हैं। तीसरी उसमें नेशनैलिटी डाल लें, जब ये डाली जाएगी सिस्टम में, तो चाहे आपका नीदरलैंड है, चेक रिपब्लिक है, बुल्गारिया है, ये जो सारे आपने कंट्रीज़ लिखे हैं तो ये सारे जनाब अपीयर होंगे, चाहे आप 10 पासपोर्ट भी बदल के आ जाएं। और किसी भी नए वीज़ा एप्लीकेंट को जिसका पिछले कई महीनों में या कई सालों में वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, उन सब को मैं ये लाजमी कहूँगा कि कभी भी आप अपनी कोई भी चीज़ मत छुपाएं कि आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और आप उसको नया पासपोर्ट बना के या अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में झूठ लिख देंगे कि जी मैंने कभी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर बैन भी किया जा सकता है। वो चाहे टेम्परेरी बैन हो, परमानेंट बैन हो, 10 साल का बैन हो। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा इस मामले में अपनी तरफ से होशियार बनने की कोशिश की थी, तो बाद में उन्हें जो है वो एम्बेसी ने बिल्कुल ही फारिग कर दिया। एक ऐसा भी जानने वाला है जिसने यूके की जब एप्लीकेशन फिल की तो उसने उसमें लिखा नहीं कि मेरा कभी आज से पहले रिफ्यूज़ हुआ था। अब वो जब उसने पहली वीज़ा एप्लीकेशन दी थी यूके की, तब वो किसी और मुल्क से दी थी, एशियन मुल्क से। उसके बाद उसने जो नई एप्लीकेशन दी वो यूरोप से दी, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि जी मेरा वीज़ा जो है आज से कोई 8 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ था। तो उन्होंने जनाब उस पर 10 साल का बैन लगा दिया और साथ में ये रीज़न दी कि आपने हमसे झूठ बोला, आपका ये आज से 8 साल पहले जो था वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ था, तो इसलिए क्योंकि आपने झूठ बोला है हम 10 साल के लिए बैन भी लगा रहे हैं और आपको वीज़ा भी नहीं दे रहे। तो आपके जो ये सारा आपने रिफ्यूज़ल्स लिखे हैं, इसमें एक मिस्टेक मुझे ये नज़र आ रही है इमरान साहब, कि आपने ये जो बार बार तजर्बे किए हैं ना डिफरेंट एम्बेसीज से, तो पहले आपने नीदरलैंड से रिफ्यूज़ल ली, चेक रिपब्लिक से ली, बुल्गारिया से ली, तो इससे बेहतर था आप एक ही एम्बेसी की जब आपको रिफ्यूज़ल मिली थी तो उसी में दोबारा आप फिर अप्लाई करते, जो उन्होंने एतराज़ात लगाए थे उनको दूर करने की कोशिश करते। तो ये जो बार बार आप स्विच कर रहे हैं और इसके बाद डेफिनेटली 3 एम्बेसी से आपने रिफ्यूज़ल लिया है और अब नए पासपोर्ट के साथ शायद आपके जहन में ये हो कि किसी नई एम्बेसी को ट्राई करना है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इन तीनों में से ही किसी एम्बेसी को पकड़ लें और इनमें अप्लाई करें और लाजमी लिखें कि यहाँ का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। और जाने के लिए फिर कहूँगा कोई अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीज़न हो तो फिर ही आप अप्लाई करें। गुड लक इमरान साहब। तो अब अगली ईमेल की तरफ चलते हैं जी। इनका नाम है जी, पूरा नाम नहीं लेता, ZF साहब हैं, मिस्टर ZF। इन्होंने लिखा जी, डियर रिस्पेक्टेड अस्सलाम वालेकुम, आई एम ZF here from Pakistan. I'm doing business in Pakistan. I have textile manufacturing unit. I am manufacturing textile products like jersey, waist summer, towel, pauline, tents, socks, caps etc. फॉर पाकिस्तान। आगे इन्होंने कुछ अदारों के नाम लिखे हुए हैं जी जिन जिन के साथ ये काम कर रहे हैं। वी हैव टू पार्टिसिपेटेड इन बिडिंग एंड विंस टेंडर्स फॉर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। माई फर्म इज रजिस्टर्ड विद FBR लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैक्ट्री एक्ट 1934 एंड डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस परचेज DGDP. I want to immigration as D2 visa. I also eligible for D7 visa as I have deposited in bank and get profits on saving which is equal to 10,000 euros annually. Please advise me which visa I can apply, D2 or D7. Is any scope available in Portugal related my business? Thanking you. आगे ZF
सर एक तो आपने D7 के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 50 प्लस हैं तो फिर ही ट्राई करें, और 60 प्लस हैं तो और भी बेहतर है, और अगर 70 प्लस हैं फिर तो क्या ही बात है। तो बहरहाल शायद इस उम्र में हमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होता या रहता बाइक जाने के लिए, और स्पेशली अगर हम अकेले हों, लेकिन इन्होंने स्कीम बनाई हुई है। और D2 के लिए बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। और लेकिन मसला ये है कि हमने देखा कि जिस भी कैटेगरी में हमारे उधर पता चलता है लोगों को, तो इसमें एजेंट माफिया जो है ये बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी वीज़ा कैटेगरी हो तो एजेंट इसमें घुस के सारी बर्बादी कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक दो रिफ्यूज़ल्स देखी हैं D2 पे, और D7 पे भी इसी तरह ही हैं। तो बहरहाल आपका बिज़नेस है, जेन्युइन आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, क्योंकि आपके पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। और जब आपके पास इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हों प्रूव करने के लिए, तो इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप D2 वीज़ा कोशिश करें। और आपने एज नहीं लिखी तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। तो बहरहाल आप D2 वीज़ा बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं, और आपके पास बिज़नेस ऑलरेडी है, एक नया प्लान आपने जनरेट करना है, तो इसकी बेस पे आप लाजमी कोशिश कीजिएगा। अब अगली जो ईमेल है ये है जी, इनका भी पूरा नाम नहीं लिख रहा, लेरा कमर है इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल सर, प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। माय क्वेरी इज दैट हाउ कैन वी along with our family move to Portugal? I mean to say, do we need visit visa of any Schengen country or is there any other type of visa? Kindly guide me. तो आपका पहली बात का जवाब देता हूँ जी। बिल्कुल आप किसी भी कैटेगरी का शेंगन वीज़ा लेके आ सकते हैं। इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है और बार बार लोगों को बताता हूँ कि आप के पास चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे आपके पास बिजनेस वीज़ा है, चाहे आपके पास विजिट वीज़ा है, चाहे आपके पास फैमिली विजिट वीज़ा है, चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे आपके पास रिसर्च वीज़ा है, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो और किसी भी दूसरे शेंगन कंट्री का या पुर्तगाल का, तो आप पुर्तगाल में आके इमिग्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा जी, माई हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वर्क परमिट बट वी वांट टू मूव विद फैमिली। Jazakallah for the efforts you are doing for Pakistani brothers and sisters. May Allah give you jaza for this regards. तो थैंक यू सो मच जी एंड विश यू वेरी वेरी गुड लक। और फैमिली के साथ मूव होना है तो बार बार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सपेंसेस को जो है ये आपने जहन में रखना है कि यहाँ के एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और फैमिली के साथ आएँ तो सोच समझ के आएँ। फैमिली के साथ आना बहुत आसान है, रहना सर्वाइव करना ये एक मुश्किल काम है। कम से कम हमेशा मैं बताता हूँ 1500 से 2000 यूरो कम से कम जो है ये आपने जहन में रखना है। तो अल्लाह करे आपको वीज़ाज़ वगैरह मिल जाए। और फैमिली के साथ आना अच्छी बात तो है, किसका दिल नहीं चाहता अपनी फैमिली के साथ, लेकिन पुर्तगाल को इतना आपने ईजी नहीं लेना, ये काफ़ी टफ़ मुल्क है स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो, जब आपके मामला सेटल हो जाए कोई जॉब के बिज़नेस के, तो फिर समझ लें मज़ा आना शुरू होता है। अदरवाइज़ शुरू में जो सर्वाइवल है ये बहुत मुश्किल होती है। अगली ईमेल है जी फ़हद साहब की, ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, यू सेंट माई नेम इज़ फ़हद and D2 visa applicant. I just watched your stream on YouTube about D2 visa. I think you are one who can help me out. I'm from Pakistani national and UAE resident. Can you please guide me how I can open my personal and company bank account online? I know other option by sending the power of attorney to my lawyer, but going to Pakistan is not possible right now. I already have MOFA attested passport copy with me. Any help would be appreciated. Thanks. तो फ़हद साहब आपने ये जो लिखा है तो उसके लिए ये जो बैंक अकाउंट है या आपका निफ़ नंबर है, इसके लिए आप किसी भी प्रोफेशनल लॉयर को जो है ये ऑनलाइन एंगेज करके तो उससे ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इवन आप डायरेक्टली बैंक को ईमेल भी कर सकते हैं कि आप D2 वीज़ा पे आना चाहते हैं। अगर आपने कंपनी खोल ली है, अगर आपका कोई मामला जो हैं आपने शुरू कर लिए हैं, तो बैंक को अपनी सारी डिटेल लिखें। तो यहाँ पे 4-5 जो भी बैंक आपको मिलते हैं, जिसमें मिलेनियम बैंक हो सकता है, CGD जिसे काशा जराल कहा जाता है, BPI जिसे इंग्लिश में आप BPI कहेंगे, हम पुर्तगीज़ी में BPI कहते हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है। और इसके अलावा संतंदेर है और क्रेडी एग्रीकोला है।
तो काफ़ी सारे बैंक हैं, तो सब बैंकों के साथ आप कांटेक्ट रखें, जो भी आपको जल्दी रिप्लाई करता है तो आप ऐसे भी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी लॉयर के ज़रिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे के तब भी करवा सकते हैं, और ये दुबई में रहते हुए भी सारे काम आप करवा सकते हैं। तो ये थी जी आज की आखिरी ईमेल, और ये 28 अगस्त की अभी ईमेल कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।